यूं तो यह सरकार पहले से भी मन बना के आई थी, लेकिन समाज जब दबाव बनाता है तो सरकारों को भी एक रास्ता मिल जाता है कि सरकार उन गलतियों को ठीक करते वक्त उसमें यह भी कहती है कि समाज का दबाव है और यह एक अन्याय था, इसे हम ठीक कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की धरती पर, आजाद भारत की धरती पर, सेकुलर भारत की धरती पर, रिपब्लिक भारत की धरती पर एक राज, एक सोच, एक मुस्लिम बहुल देश बनाने की जो कोशिश थी 70 सालों में, उसे नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह ने पूरी तरीके से चकनाचूर किया और भारत के संविधान को स्थापित किया कि जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से चलेगा। इसलिए ये जो आप पूरे देश में बवाल देख रहे हैं, भारत के अंदर छोटी छोटी बातों पे बवाल किया जा रहा है, उसका कारण यह है कि जो मक्कार दिल्ली में बैठे थे, जो भोपाल में बैठे थे, जो आजमगढ़ में बैठे थे, इन तमाम लोगों को लगा कि जिन कामों को हमने आंख मूंद करके इस देश के हिंदू लोगों की मेजॉरिटी को डराया, धमकाया, आतंकवाद को पनवाया, इस देश के संविधान में कई सारे प्रोविजन उस वक्त मौलाना आजाद जैसे मक्कारों के दबाव में हुए, लेकिन हमने इस देश की धरती पर टुकड़े करके एक देश अलग बनवाया और जो भारत है उसमें हमने कश्मीर के नाम से हमने एक इस्लामिक राज्य बना दिया। और पूरे देश के अंदर हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक आज 5 अगस्त 2019 को जब ये हटा तो पूरे देश के अंदर मुसलमानों को पहली बार लगा कि सत्ता और संविधान के माध्यम से हमने जो नाजायज तरीके से एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी सत्ता जो दिखती नहीं थी लेकिन समय समय पर वो सत्ता इस देश की सत्ताओं को, दिल्ली की सरकारों को डराती थी, धमकाती थी, व्यवस्था में बैठे लोगों को डराती थी, धमकाती थी, उनको डिमोलिश कर दिया। तो ये कहानी 370 से चल के फिर 335 पे आई और मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होनी हैं। अभी भारत के संविधान में एंटी सनातन, एंटी मेजॉरिटी ऐसे कई प्रोविजन हैं जिन पे हमारी टीम के बहुत सारे साथी इंडिविजुअल रूप में अकेले अकेले लड़ रहे हैं। जय साईं दीपक साहब को आप सुने, खड़गपुर से आईआईटी करके आए हैं। वो चाहते तो बहुत करोड़ों का अपना कैरियर बना लेते हैं, लेकिन मैं ये बात से इसलिए खुश हूं नीरज कि आज लोगों को लगता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा कैरियर ये प्राप्त कर लेना सफलता है। ये निजी तौर पे तो हो सकता है, लेकिन आप जब अपने राष्ट्र का नाम लें और लोग आप पे हंसने लगे, आपका मजाक उड़ाएं, आपकी पहचान का मजाक उड़ाएं, तो बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान आपकी निजी तौर पे तो इज्जत हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र और आप किस राष्ट्र के नागरिक हैं, आपकी इज्जत नहीं होती। आप दुनिया के पहले ऐसे देश हैं कि जिन्होंने इस देश को लूटा, तोड़ा, आग लगाई, बर्बाद किया, यहां की संस्कृति को लूट के ले गए। आज उनके नाम से 57 सड़कें हैं और उन 57 सड़कों को रोज हम याद करते हैं कि ये बाबर था, ये औरंगजेब था, ये शाहजहां था, ये अब्दाली था। ये हमारे मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई, ये एक तरीके से मंदिर नहीं तोड़े गए, ये भारत के बहुसंख्यक उन सनातनियों के मॉरल को तोड़ करके उन्हें उम्र दर उम्र, साल दर साल, सदी सर सदी उन्हें कुंठा में कैसे रखा जाए, उन्हें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में कैसे रखा जाए, ये कभी अपने अंदर अपने उस पुरुषार्थ को न जगा सकें, ये अपने उस सम्मान को कभी प्राप्त न कर सकें, कभी इनको अपने इतिहास पे गर्व ना हो। इसलिए आज भी ये भारत टेक्निकल तौर पे आजाद लगता है, पुलिस है, सेना है, सरकार है, लेकिन
क्या वजह है कि पुलिस को दंगाई सड़कों पे पत्थर से मारते हैं और पुलिस बचाने, अपने आप को बचाव करने के लिए इधर उधर छुपती घूमती है? यह देख करके एक राष्ट्र के रूप में मुझे और आपको तकलीफ होनी चाहिए। पुलिस को मारना हमारे देश में एक पुरुषार्थ का काम हो गया है। जिस पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए मैंडेट है, लेकिन 70 सालों में इस देश की बौनी सरकारों ने पुलिस को और आर्मी को बौना बना दिया है। वो पुलिस वाला अपनी बंदूक की रक्षा कर ले, यही उसका एकमात्र कर्तव्य था, क्योंकि वो गोली चलाएगा तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, दिल्ली में बैठी हुई सरकारों का सेकुलरिज्म का गणित बिगड़ जाएगा। और पूरी दुनिया में एक और अजीबोगरीब काम है, यह बात मैं आज आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोग युवा हैं, इसलिए इस पे डिबेट करें। डिबेट का क्या नतीजा निकलेगा यह कभी महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस सनातन परंपरा के लोग हैं जिस सनातन परंपरा में शास्त्रार्थ होता था। किसी विषय पर, किसी मुद्दे के ऊपर सबको अपनी बात कहने का अधिकार था। आपकी बात में तर्क होगा, आपकी बात में जान होगी, आपकी बात मजबूत होगी, तो सबके बीच में आपके तर्क को माना जाएगा और लोग कल से आपकी जय जयकार करेंगे। और आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी शीश पे बैठे हुए हैं, कितनी भी बड़ी आपकी जाति है, कितने भी बड़ा आपने कपड़े पहन रखे हो, लेकिन अगर आपके तर्क में कोई शक्ति नहीं है तो आपके तर्क को कोई नहीं मानेगा। आज का युवा, उसके पास इंफॉर्मेशन है, दुनिया की इंफॉर्मेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकंडों में उसके पास पहुंचती है। मैं क्या बोल रहा हूं, जीडी बख्शी क्या बोल रहे हैं, आरएसएन क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार क्या बोल रहे हैं, सुशील पंडित क्या बोल रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री क्या, ये तमाम सारे लोग जो कुछ बोल रहे हैं, अगर इनसे कोई गलत तथ्य आप तक पहुंचा है तो अधिकार है। हो सकता है, हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग में कोई ऊंच नीच हो सकती हो, लेकिन भावार्थ में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई एरर ह्यूमन हो सकती है, यह भी मैं मानता हूं, उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है। कोई यह भाषण पार्लियामेंट में नहीं दे रहे हम लोग, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होती है कि एक डॉट भी गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उसको सही गलत एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसमें कोई विषय नहीं है। इसलिए आज का युवा, जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो हमारे जमाने में हमारे पास नहीं थी। इसलिए हमें एक नैरेटिव बता दिया जाता था, हम वही पढ़ते थे, वही कुछ लोगों की लिखी किताबें थी, उसके अलावा दूसरी कोई किताब नहीं होती थी, लिहाजा हम क्रॉस चेक नहीं कर पाते थे। आज आपके पास दुनिया की किताब है, सेकंड्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पता करिए, आप देखिए, आप जानिए कि यह ऐसा क्यों हुआ। लिहाजा मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हम केंद्र में सरकार बिठाते हैं, एक आम आदमी सरकार को चुनता है। यह आम आदमी यह तय नहीं करता है कि भारत की विदेश नीति क्या हो, नहीं करता। सरकारों का काम है, सरकारें जाती हैं, आती हैं, दुनिया को देखती हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, वहां एक्सपर्ट्स तय करते हैं किस देश से कितना संबंध रखना है, किस देश से संबंध नहीं। यह हमारे समाज का काम नहीं है। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, भारत की खेल नीति क्या, ये इसके लिए सरकार है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जो सबसे बड़ा काम होता है, जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वो है लॉ एंड ऑर्डर। तो हम जब केंद्र सरकार को चुनते हैं तो ये मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार को हमने चुन दिया, वोट दे दिया। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि बंगाल के अंदर अगर एक वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, आसाम में एक लोगों को मारा जा रहा है, कश्मीर में एक प्रकार के जाति के और धर्म के लोगों को मारा जा रहा है, तो हम ये कह के छोड़ दें कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने वोट केंद्र सरकार में इसलिए दिया था कि हमारा जान माल की सुरक्षा हो, कोई दंगाई, कोई जिहादी मेरे भाई को, मेरी बहन को न मारे, मेरी आस्थाओं को ठेस न पहुंचाए। हमने ये सोच के नहीं दिया था कि हम यूपी में रहेंगे तो यूपी की सरकार का जिम्मेदारी है, वो हमें हमारे साथ कानून का काम करे न करे, वो आसाम की सरकार है, वो कश्मीर की सरकार है, वो केरल की सरकार है। तो मैं ये मानता हूं
कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर कह करके कि ये राज्य सरकार का काम है, भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप उस वक्त तक पिटते रहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के विपरीत विचारधारा की सरकार अगर बंगाल में है, केरल में है, कश्मीर में है, तो आपको पिटते रहना है। जिस आदमी ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार को और अमित शाह को वोट दिया है, वो इसलिए पिटे कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। तो भाई मैं ये मानता हूं कि जो गलती सरकारों ने की है, जो संविधान में की है, इसको बदला जाए। अगर जिहादी कोई सरकार ये तय कर ले, जैसे कश्मीर ने तय कर लिया था, जैसे केरल में कुछ हो रहा है, जैसे बंगाल में कुछ हो रहा है, जैसे आप आज देख रहे हैं कि एक विपरीत मानसिकता की सरकार राजस्थान में है, तो राजस्थान में अगर किसी हिंदू की कुल्हाड़ी से हत्या की जा रही है, उसके रिश्तेदार दिल्ली में किससे शिकायत करें? क्योंकि राज्य सरकार का एजेंडा है कि वो किसी खास मजहब के मानने वालों में उसकी ज्यादा आस्था है और सनातनियों में नहीं है।